हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर में हम सभी बायोलॉजी की अध्ययन करेंगे। जो भी कैंडिडेट्स न्यू इस चैनल पे विजिट किए हैं, सभी कैंडिडेट्स इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रख लें, ताकि हमारे माध्यम से जो भी नोटिफिकेशन रिलीज की जाएंगी उन सभी की अधिसूचना आप सभी को सबसे पहले प्राप्त हो सकें। इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और मुख्य रूप से हम सभी अभी बायोलॉजी की अध्ययन कर रहे हैं। कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें इस प्रकार हैं। सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता होता है। कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहेंगे? प्रोकैरियोटिक कोशिका, इन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, जिसके कारण क्रोमेटिन नहीं बन पाता है। केवल डीएनए का सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है, अन्य कोई आवरण इसे घेरे नहीं रहता है। अतः केंद्रक नाम की कोई विकसित कोशिकांग इसमें नहीं होता है। जीवाणुओं एवं नील हरित शैवालों में ऐसी ही कोशिकाएं मिलती है। नेक्स्ट है यूकैरियोटिक कोशिका। इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली के आवरण, केंद्रक आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, जिसमें डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने से बनी क्रोमेटिन तथा इसके अलावा केंद्रिका होते हैं। प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिका में मुख्य अंतर, इस जगह पर विशेषता अथवा अंगक के बारे में ये है, और यहाँ पर आप सभी को प्रोकैरियोटिक से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी और इधर लास्ट वाले कॉलम पर यूकैरियोटिक। ठीक है, आप सभी ध्यानपूर्वक देंगे लाइन बाई लाइन। कोशिका भित्ति, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में अब क्या होने वाली है? प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति। अब यूकैरियोटिक में आते हैं, इसमें सेलुलोज की बनी होती है। क्या? कोशिका भित्ति। नेक्स्ट है, ये कोशिका भित्ति क्या है? तो कोशिका अंग। ठीक है, कोशिका जो है उसका ही एक अंग है कोशिका भित्ति। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी एक कोशिका का ही अंग है। कोशिका जो जीवन की मौलिक इकाई जिसको कहा गया है, उस कोशिका के अंदर ही, कोशिका जो एक सूक्ष्म जीव होते हैं उनके अंदर ही ये सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। इस जगह पर जो भी आप सभी को दिख रही है सभी कोशिकांग हैं। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। पर प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है, यानी नहीं होता है, और यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। यूकैरियोटिक कोशिका जो भी होंगे उनमें माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलती है। नेक्स्ट है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है और यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये एक अंग है कोशिका का। ठीक है, यदि आप सभी से पूछ लिया जाए प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत ये उपस्थित होते हैं अथवा नहीं, तो आप क्या लिखेंगे? अनुपस्थित होता है, यानी उपस्थित नहीं होती है। और यूकैरियोटिक कोशिका में ये उपस्थित होंगे। नेक्स्ट है राइबोसोम। राइबोसोम भी कोशिका का ही एक अंग है। कोशिका जो छोटी सी सूक्ष्म जीव है उसी के अंदर आप सभी को ये सभी अंग देखने को मिलती है। तो राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70 एस प्रकार के होते हैं और यूकैरियोटिक कोशिका में 80 एस प्रकार के होते हैं। क्या? राइबोसोम। नेक्स्ट है गोल्जी काई। यह भी एक कोशिका का ही अंग है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होते हैं और यूकैरियोटिक कोशिका में
उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट है केंद्रक झिल्ली, ये भी प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होती है और यूकेरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। नेक्स्ट है लाइसोसोम, यह भी कोशिका का ही एक अंग है। लाइसोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होते हैं और यूकेरियोटिक कोशिका में उपस्थित होते हैं। डीएनए, केंद्रक के भीतर डीएनए पाई जाती है और डीएनए के अंदर फिर जीन पाई जाती है। तो उसी डीएनए का बात किया जा रहा है यहाँ पर। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर एकल सूत्र के रूप में पाया जाता है और यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर में पूर्ण विकसित एवं दोहरे सूत्र के रूप में पाया जाता है। क्या? डीएनए। नेक्स्ट है कशाभिका, केवल एक तंतु होता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक में। और यूकेरियोटिक में कुल 11 तंतु होते हैं। नेक्स्ट है केंद्रिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होती है और यूकेरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। नेक्स्ट है सेंट्रियोल, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है और यूकेरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। नेक्स्ट है श्वसन, प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है और यूकेरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। लिंग प्रजनन प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है, यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। यानी यूकेरियोटिक कोशिका जो भी होंगे उनमें लिंग प्रजनन होते हैं और प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होंगे उनमें लिंग प्रजनन नहीं होते हैं। नेक्स्ट प्रकाश संश्लेषण, प्रोकैरियोटिक कोशिका में थाइलेकाइड में होता है और यूकेरियोटिक कोशिका में क्लोरोप्लास्ट में होता है। नेक्स्ट है कोशिका विभाजन, प्रोकैरियोटिक कोशिका में अर्धसूत्री प्रकार का होता है, यूकेरियोटिक कोशिका में अर्धसूत्री या समसूत्री प्रकार का होता है। नेक्स्ट कोशिका के मुख्य भाग, कोशिका भित्ति, कोशिका का ही एक अंग है कोशिका भित्ति, इसलिए मुख्य भाग कहा गया है इस जगह पर। तो कोशिका भित्ति के बारे में देखते हैं क्या है। यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, यानी ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में मुख्य भिन्न के रूप में आप सभी इस पॉइंट को लिख सकते हैं। कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में ही पाई जाती है और जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। यह सेलुलोज का बना होता है। यह कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार बनाए रखने में सहायक होता है। जीवाणु का कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। नेक्स्ट है कोशिका झिल्ली, कोशिका की सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना है। कोशिका झिल्ली लिपिड की बनी होती है। ये वीवीआई पॉइंट है। ये पॉइंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछ ली जाती है। कोशिका झिल्ली किस चीज की बनी होती है? तो आप लिपिड का ही आंसर को क्लिक करेंगे। यह लिपिड घटक फास्फोग्लिसराइड के बने होते हैं। बाद में जैव रासायनिक अनुसंधानों से यह स्पष्ट हो गया है कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। नोट, कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना 1972 में सिंगर व निकोलसन द्वारा प्रतिपादित किया गया, जिसे तरल कृमि नमूना के रूप में स्वीकार किया गया। इसके अनुसार लिपिड के अर्धतरलीय प्रकृति के कारण
द्विसतह के भीतर प्रोटीन पार्श्विक गति करता है। नेक्स्ट है तारककाय। इसकी खोज बोबेरी ने की थी। यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। तारककाय के अंदर एक या दो कण जैसी रचना होती है जिन्हें सेंट्रियोल कहते हैं। समसूत्री विभाजन में यह ध्रुव का निर्माण करता है। नेक्स्ट है अंतर्द्रव्यीय जालिका। यूकेरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव में चपटे आपस में जुड़े थैली युक्त छोटी नलिकावत जालिका तंत्र बिखरा रहता है जिसे अंतर्द्रव्यीय जालिका कहते हैं। प्रायः राइबोसोम अंतर्द्रव्यीय जालिका के बाहरी सतह पर चिपके रहते हैं। जिस अंतर्द्रव्यीय जालिका के सतह पर यह राइबोसोम मिलते हैं उसे खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका कहते हैं। राइबोसोम की अनुपस्थिति पर अंतर्द्रव्यीय जालिका चिकनी लगती है, अतः इसे चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका कहते हैं। जो कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषण एवं स्रवण में सक्रिय भाग लेती है उनमें खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका बहुतायत से मिलती है। चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका प्राणियों में लिपिड संश्लेषण के मुख्य स्थल होते हैं। लिपिड की भांति स्टीरॉयडल हार्मोन चिकने अंतर्द्रव्य जालिका में ही होते हैं। ईआर का मुख्य कार्य उन सभी वसाओं व प्रोटीनों का संचरण करना है जो कि विभिन्न झिल्लियों जैसे कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण करते हैं। सामान्यतः इसके द्वारा कोशिका द्रव्य और केंद्रक के विभिन्न भागों में पदार्थों का संचलन किया जाता है। नेक्स्ट, राइबोसोम। सर्वप्रथम रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने 1953 ईस्वी में पादप कोशिका में तथा जी.एन. पेलेड ने 1953 ईस्वी में जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखा और 1958 ईस्वी में रॉबर्ट ने इसका नामकरण किया। यह राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल व प्रोटीन की बनी होती है। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करती है, अर्थात यह प्रोटीन का उत्पादन स्थल है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। राइबोसोम केवल कोशिका द्रव्य में ही नहीं बल्कि हरित लवक, सूत्रवाहिका एवं खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका में भी मिलते हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S व प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं। यहाँ पर S स्वेडवर्गस इकाई और साधन गुणांक को प्रदर्शित करता है। यह अप्रोक्ष रूप में आकार व घनत्व को व्यक्त करता है। नोट, स्तनी के लाल रुधिर कण में राइबोसोम एवं अंतःप्रद्रव्य जालिका नहीं पाया जाता है। लाल रुधिर कण द्वारा प्रोटीन विश्लेषण नहीं होता है। इस लेक्चर में इतना ही। कैंडिडेट इसी प्रकार से बायोलॉजी का अध्ययन करते रहें और स्टडी मटेरियल को भी प्राप्त करते रहें। यदि कैंडिडेट्स टेलीग्राम के ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें और स्टडी मटेरियल वहाँ पर भी प्रोवाइड की जाती है। इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए डायरेक्ट हमारे ऑफिशियल भुवन सर्विस सेंटर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और वहाँ पर इस स्टडी मटेरियल को प्राप्त कर सकते हैं। इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर आप सभी के लिए फिर बायोलॉजी के लेक्चर लाएंगे इसी चैनल पर। आप सभी इसी प्रकार से बने रहें। थैंक यू।